गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस के अंतर्गत हम लोगों का टॉपिक रहेगा पदार्थ की अवस्थाएं। सबसे पहले बात करेंगे कि हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है कि जिस किसी भी वस्तु में द्रव्यमान और स्थान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी होती हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। ये अणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये अणु बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और इसीलिए इसे पदार्थ के निर्माण खंड के रूप में भी जाना जाता है। किसी पदार्थ में अणुओं की व्यवस्था के आधार पर हम पदार्थों को ठोस, द्रव या गैस में वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करें। सबसे पहले बात करेंगे ठोस की। ठोस पदार्थों का आकार और माप निश्चित होता है। इसके पीछे कारण यह है कि ठोस के अणुओं के बीच एक मजबूत आकर्षण बल होता है। इस कारण अणु एक दूसरे से बहुत करीब पैक होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर हो सकते हैं, उदाहरण के लिए पत्थर, मेज, कुर्सी इत्यादि, या वे नरम हो सकते हैं जैसे कि कागज, पाउडर, कपड़ा आदि। बात करेंगे अब, पहले तो सॉलिड यानी ठोस की बात किए। अब हम लोग द्रव्य की बात करेंगे जिसको हम लिक्विड बोलते हैं यानी तरल। तरल पदार्थों का कोई निश्चित आकार और माप नहीं होता है। वे उस बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें डाला या रखा जाता है। ठोस पदार्थों के विपरीत तरल पदार्थों में अणु जो है वो बहुत पास पास नहीं होते हैं क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल कम होता है। इसके परिणाम स्वरूप तरल पदार्थ में अणुओं की मुक्त गति होती है। यही कारण है कि तरल पदार्थ आसानी से बह सकते हैं। उसका एक निश्चित आयतन होता है जिसे मापा भी जा सकता है। उदाहरण के लिए पानी, पेट्रोल, शीतल पेय और दूध जो है वो कुछ तरल पदार्थ के जो है एग्जाम्पल है। बात अगर करें गैस की तो गैसों का कोई आकार या आकृति नहीं होती। गैसों के अणु ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में बहुत ढीले ढंग से पैक होते हैं क्योंकि अणुओं के बीच आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। इसीलिए वे सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और अपने लिए उपलब्ध पूरे स्थान को भर देते हैं। ठोस और तरल पदार्थों के विपरीत गैसों को देखा नहीं जा सकता, हम उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। हमारा वायुमंडल भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी विभिन्न गैसों से बना है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर जीवन के लिए या जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक दो महत्वपूर्ण गैसें हैं। बात करेंगे पानी में पदार्थों की घुलनशीलता। किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसका वह गुण है जो किसी अन्य पदार्थ में घुलकर एक समान प्रकृति का मिश्रण बनाता है। जो पदार्थ घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं, जबकि दूसरा पदार्थ जिसमें विलेय घुल जाता है उसे विलायक कहते हैं। परिणामी एक समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। पानी एक बहुत अच्छा विलायक है। अधिकांश पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाते हैं, इसीलिए इसे सार्वभौमिक विलायक भी कहा गया है। बात करते हैं पानी में ठोस पदार्थों की घुलनशीलता की। पानी में घुलने वाले ठोस, या ये ऐसे हम इसको बोल सकते हैं कि पानी में घुलने वाले ठोस पदार्थों के सबसे आम उदाहरण नमक और चीनी है। लेकिन सभी ठोस पदार्थ पानी में नहीं घुलते। रेत के कण और चॉक पाउडर जैसे ठोस पदार्थ कार्बन के तल पर बैठ जाते हैं। बात अगर करें इसी में कि जल में द्रव की घुलनशीलता की, अधिकांश तरल पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाते हैं।
हम इसे एक सरल गतिविधि करके देख सकते हैं। जैसे कि एक मग पानी लेंगे और उसमें स्याही की कुछ बूंद डालेंगे, हम देखेंगे कि स्याही जल्दी घुल जाती है और पानी रंगीन हो जाता है। इसी तरह फलों के रस, दूध आदि को जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में अघुलनशील तरल पदार्थों के उदाहरण में पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मक्खन आदि शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो द्रव जल में पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हें जल में विलेय कहा जाता है, सॉल्युबल इन वाटर। इसी प्रकार जो द्रव जल में नहीं घुलते उन्हें जल में विलेय कहा जाता है, यानी पानी में अमिश्रणीय होना। अब बात करते हैं पानी में गैसों की घुलनशीलता की। अगर हम कार्बोनेट ड्रिंक्स पानी में गैसों की घुलनशीलता दिखाने का सबसे अच्छा उदाहरण है। इन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को दबाव में पानी में घोला जाता है। अगर आप सोडा या कोई अन्य वातित पेय की बोतल को हिलाकर खोलते हैं तो आप इस गैस को बुलबुले के रूप में बाहर निकलते हुए देखेंगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जिस दबाव में गैस पानी में घुली थी वह बोतल खोलने पर कम हो जाती है और यह बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि जैसी गैस भी पानी में घुलनशील होती है। जलीय जीव पानी में घुली ऑक्सीजन को सांस के जरिए अंदर लेते हैं और इसीलिए पानी के अंदर जीवित रह पाते हैं। बात रही, देखिए, कार्बोनेटेड पेय जो है यानी कोला और सोडा जैसे वातित जो है वो पेय होते हैं। बात रही इसके परिवर्तन की। देखिए, सबसे पहले तो पिछली कक्षा में ये भी पढ़े थे कि पदार्थ अपनी अवस्था को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन से पदार्थ की व्यवस्था बदल जाती है। उस पदार्थ में उपस्थित अणु परिवर्तनों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए, पदार्थों में कोई भी परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन शामिल हो सकता है और इसे आमतौर पर उल्टा भी किया जा सकता है। यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि तापन, शीतलन, तापन मतलब गर्म करना, शीतलन मतलब ठंडा करना, वाष्पीकरण, विलयन, ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप भौतिक परिवर्तन होता है। पदार्थ में कोई भी परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन शामिल हो सकता है और इसे आमतौर पर उल्टा भी किया जा सकता है। यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे ठंडा होने पर पानी जो है वो बर्फ यानी ठोस बन जाता है और गर्म होने पर भाप यानी गैस बन जाता है। तो यहाँ भले ही पानी की अवस्था तरल से ठोस और तरल से गैस में बदल गई हो, लेकिन यह अभी भी वही है। इसके अलावा अगर बर्फ को गर्म किया जाता है या भाप को ठंडा किया जाता है तो हमें पानी जो वो अपने मूल रूप में वापस मिल जाता है। तो एक गतिविधि भी करेंगे इसमें। सबसे पहले एक बीकर लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे और उसमें 2 चम्मच पानी मिला लें। इसमें चीनी मिलाएं। घोल तब तक हिलाते रहें जब तक चीनी पूरी तरह घुल ना जाए। अब किसी बुजुर्ग से इस घोल को गर्म करने के लिए कहें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि पानी वाष्पीकृत हो जाता है और चीनी के कण पीछे रह जाते हैं। यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि अंत में हमें चीनी वापस मिल जाती है। बात रही रासायनिक बदलाव की। अभी हम भौतिक बदलाव की बात की है। तो रासायनिक बदलाव क्या है? तो जब पदार्थ में कोई भी परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह वह प्रक्रिया जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है
और इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे एक नया पदार्थ यानी राख बनता है और हम लकड़ी को वापस नहीं पा सकते। जैसे लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन आदि, ये रासायनिक परिवर्तन के कुछ अनुदाहरण हैं। उतना ही नहीं,